हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर आपसे अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म, देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म, देखिए ये अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ना है आपको। कुल अणुसंख्यक गुणधर्म की संख्या पढ़ना है 4, जिसमें हम लोग 2 पढ़ चुके पूरी तरह से। एक वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन और दूसरा है क्वाथनांक में उन्नयन, पूरी तरह से बाबू हमने पढ़ चुका है। अब हमने पिछले लेक्चर में एक अणुसंख्या की बात कर रहा था और वो है हिमांक में अवनमन। और हिमांक में अवनमन हमने अधूरा किया था। अब हिमांक में अवनमन को हम लोग 2 भाग में बांट दिए हैं, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 2 की बात करेंगे। देखिए ये हालांकि बहुत ही आसान सा टॉपिक है बाबू, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आप लोग इसे पीछे लेक्चर भी देखिए। हम लोग 3 ये तीसरा आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ये क्वाथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन दोनों पे हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। दोनों में न्यूमेरिकल की बात करेंगे, दोनों पे न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट ले ले रहे हैं। देखिए आपको हम बोले यहां पे आज हम ये पढ़ेंगे कि हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो आज ये जानेंगे कैसे है। कल हम लोग पढ़े थे हिमांक में अवनमन क्या होता है, तो एक बार थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दे, आपको याद दिला दे कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। जैसे मान लो ये जल है, ये जल है। अब इस जल में हमने क्या किया कि जल है, ये जल का हिमांक 0 डिग्री सी है। मान लो जल का हिमांक 0 डिग्री सी है, होता भी है। अब ये जल का हिमांक सर 0 डिग्री सी सर कैसे बोले हम, तो बोले बाबू इसको अगर हम इसको ऐसे समझे कि अगर हम 0 डिग्री सी पे इस जल को रखें और इसमें हम एक बर्फ का टुकड़ा डाल दें और इसको पूरी तरह से आइसोलेट कर दे, तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि ये 0 डिग्री सी पे सारा जल जो है बर्फ जम जाता है, जल बर्फ जम जाता है। तो सर ये सारा पानी, ये जो सारा जल बर्फ बनना चाहिए। हम बोले हाँ। तो सर कुछ देर के बाद अगर हम देखें तो क्या हमेशा बर्फ जम जाएगा, सारा पानी जो है वो बर्फ जम जाएगा? हम बोले नहीं। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? हम बोले क्यों, ये 0 डिग्री सी पे ये ठोस और ये द्रव दोनों साम्यावस्था में होता है। यानी जिस दर से ये बर्फ जमता है उसी दर से ये बर्फ भी पिघलता है। और जिस ताप पर ये ठोस अवस्था, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था और ये द्रव अवस्था दोनों साम्यावस्था में होता है, उसे हिमांक कहते हैं। यानी हिमांक तो समझ में आया। हिमांक यानी कि ऐसे भी बोलते हैं कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब और इस ठोस का वाष्प दाब समान हो जाता हो, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब समान हो जाता हो, उसे हिमांक कहते हैं। ये हमने पीछे का लेक्चर में बाबू पढ़ चुका है। थोड़ा सा पीछे भी आप देखिए, जब तक पीछे नहीं देखिएगा तो काम नहीं चलने वाला है। आप पीछे भी रिकॉल करते रहिए। और सारा सिस्टम से एकदम गए हैं हम, सिस्टम से एकदम लेक्चर 21, 22, 23, 24, 25, 26, और इसको छोटा छोटा हम बना रहे कि आपको बोर फील ना हो। ये आप ही के चलते कर रहे हैं कि बच्चा लोग कमेंट्स के छोटा छोटा वीडियो बनाइए। हमें ठीक है छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। हम एक पार्ट को जो है, मान लो एक पार्ट 1 घंटा का होता तो हम 1 घंटा का नहीं करके उसको आधा घंटा 2 बार कर दे रहे हैं, सिर्फ आपके लिए। आप उसे समझिए, आप समझने का चेष्टा कीजिए। अब देखिए यहां पे क्या है कि मान लीजिए कि ये हमारा वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब है और ये आपका ताप है। हम बताए कि ये किसी विलायक का वाष्प दाब है। देखिए कल का हम पीछे का चीज बात कर रहे हैं हम, तो विलायक का वाष्प दाब है। हम जैसे ही इसको ताप घटाएंगे तो आपको मालूम है ताप बढ़ाने में वाष्प दाब बढ़ता है और ताप घटाने में वाष्प दाब क्या होता है, घटता है। हम जैसे जैसे ताप कम करेंगे वाष्प दाब घटेगा।
एक समय ऐसा आएगा कि ठोस अवस्था में चला आएगा, और एक समय उस अवस्था पे क्या होगा, इस विलायक का वाष्प और ठोस का वाष्प दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब इसके बाद हम देखते हैं कि ताप घटाने पे स्ट्रिक्टली आता है, सीधा आता है, क्योंकि वाष्प दाब इसका क्या होता है, ठोस का वाष्प दाब कम होता है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको ऐसे, अब देखिए जैसे ही हम लोग इसमें विलय मिलाए, तो विलय प्लस विलायक क्या हो गया, विलय प्लस विलायक, यानी हमारा विलयन हो गया। अब आप इस विलायक में जैसे ही आप विलयन डालते हो, इस विलायक में जैसे ही आप विलयन डालते हो तो क्या होगा, जैसे इस विलायक में आप विलयन डालोगे तो क्या होगा, जैसे इस विलायक में विलयन डालोगे तो इसका वाष्प दाब में कमी हो जाएगा, और जैसे इसके वाष्प दाब में क्या होगा, कमी होगा। तो अब बताइए, ये वाष्प दाब था और जैसे हम अवाष्पशील विलय डालते तो वाष्प दाब में कमी होगी, अब वाष्प दाब में कमी हो गया। अब इस वाष्प दाब में कम गया, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसको ताप घटाएंगे, एक समय से आएगा कि ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वाला इस विलायक का हिमांक है, इसको हम टी नोट बोले, और ये वाला इस विलयन का हिमांक है जिसको हम टी बोले। यानी कि आप बताइए कि हम जैसे अवाष्पशील विलय डालते हैं तो इसके हिमांक में कमी हो जा रहा है, तो हिमांक में कमी को ही हम लोग बोलते हैं हिमांक में अवनमन। यानी कि हिमांक में अवनमन कब होगा, जब हम कोई विलय को मिलाएंगे, तो जब हम विलय मिलाएंगे तो वाष्प दाब में कमी हो जाने के कारण, वाष्प दाब में कमी हो जाने के कारण हिमांक में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। दिमाग में बैठा लीजिए, वाष्प दाब में कमी होने के कारण वाष्प दाब में कमी हो जाता है, जिसके चलते जिस वाष्प दाब में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, ठीक है ना। तो वाष्प दाब में कमी हो जाता है, जिसके चलते उसके हिमांक में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, यानी अवाष्पशील विलय डालने पे हिमांक में कमी होगा। अब इसी जो कमी है इसको हम लोग बोलते हैं हिमांक में अवनमन, और हिमांक में अवनमन को डेल्टा टीएच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीएच से डिनोट करते हैं। अब ये डेल्टा टीएच से डिनोट करेंगे। अब बताइए, अभी हमने बताया था कि जो हिमांक का अवनमन समानुपाती है किसका, मूललता का। पिछले क्लास में किसके समानुपाती होता है, मूललता के समानुपाती होता है। अब बताइए डेल्टा टीएच जो है बराबर करेंगे तो केएफ एम होगा। अब इस केएफ को हम लोग बोलते हैं, इस केएफ को बोलते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। यहां तक हमने बात कर चुका है आपसे। अब इसके बाद ये आपसे हिमांक में अवनमन का जो व्यंजक है, ये व्यंजक है, इसका व्युत्पन्न कभी कभी आपसे बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम लोग ये अगर ये आया तो कहां से आया, इसको अब सिखा जाए। ये आया तो कहां से आया, इसको सीखा जाए। तो इसका एक सारा चीज तो हम लोग बात कर चुके हैं। अब ये कहां से आया, ये समीकरण का व्यंजक कर देते हैं। तो इसी से हम लोग अब शुरू किया जाए। यहां से इससे पिछली आप इसका पार्ट 1 भाग देख लीजिए। इसका पार्ट 1 भाग देखिएगा तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। यानी कि डेल्टा टीएफ बराबर केएफ एम व्यंजक का व्युत्पन्न। अब ये व्यंजक आया तो कहां से आया और कैसे आया। अब देखिए, आपको तो मालूम होना चाहिए कि वाष्प दाब में कमी होगा तो हिमांक में कमी हो जाता है। यानी हिमांक में कमी किसके 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 समानुपाती होगा, तो वाष्प दाब में कमी के समानुपाती होगा। यानी जितना वाष्प दाब कम होगा उतना ही हिमांक कम होगा। इसका मतलब कि हम जानते हैं कि हिमांक में अवनमन वाष्प दाब के हिमांक में अवनमन या हिमांक में कमी भी कर सकते हो। हिमांक में कमी, कितना कमी हुआ, वाष्प दाब के
वाष्पदाब के कमी के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हिमांक में कमी को हम डेल्टा टी एफ बोले। डेल्टा टी एफ बराबर समानुपाती हो जाएगा डेल्टा पी। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। अब देखिए आप लोग तो ये तो समझ गए डेल्टा टी एफ समानुपाती, इसका समीकरण 1 हो गया। अब देखिए दूसरा चीज है, अब देखिए यहां पे क्या है कि रॉड के नियम से, रॉड के नियम से आप रॉड के नियम से क्या जानते हो ये बताओ कि डेल्टा पी जो है वो समानुपाती होता है किसका, x2 का। अब आप x2 के समानुपाती होता है। अब इसको समीकरण हम 2 बना दें। अच्छा बताइए डेल्टा टी एफ समानुपाती है किसका, किसका है बाबू, x2 का। और डेल्टा x2 समानुपाती है किसका है, x2 का है। यानी कि हम क्या करें, डेल्टा टी एफ समानुपाती x2 हो जाएगा। यानी कि आप यहां चले, फिर से समझे इसको कि डेल्टा टी एफ समानुपाती है किसका, डेल्टा पी का। और डेल्टा पी किसके समानुपाती, x2 का। इसका मतलब डेल्टा टी एफ x2 के समानुपाती होगा। या अर्थात क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा आप ही बताओ। डेल्टा टी एफ समानुपाती होगा किसका, x2 का। अब ये डेल्टा टी एफ समानुपाती होगा x2 का। अब बताओ आप समानुपाती, अच्छा समानुपाती मत हटाओ, ये डेल्टा x2 क्या है बाबू, तो विलय का मोल अंश। अच्छा x2 मोल अंश कैसे निकालते हो पहले बताओ बाबू, मोल अंश कैसे निकालते हो बताओ बाबू। तो जिसका निकालना है उसका मोल, यानी विलय का मोल और बटा कुल मोल। अच्छा फिर से बात कीजिए बाबू आप लोग कि हम क्या करें कि ये x2 के बदले हम n2 रख सकते हैं, डेल्टा टी एफ अच्छे समानुपाती n2 बाई n1 प्लस n2। अच्छे बाबू जब समानुपाती हटाएंगे तो आप लोग समझो कि स्थिरांक देंगे और ये डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा कि n2 बाई n1 प्लस n2। अब आप थोड़ा सा फिर से समझें। आप जानते क्या हो, हिमांक में जितना कमी होगा वो वाष्पदाब में कमी के समानुपाती होगा, यानी दोनों का अंतर के समानुपाती होगा। आप रॉड के नियम से जानते हो कि जो कमी होता है मोल अंश के समानुपाती होता है। तो जब ये डेल्टा टी एफ डेल्टा पी के समानुपाती है और डेल्टा टी x2 के समानुपाती है, इसका मतलब डेल्टा टी एफ जो हिमांक में कमी है वो किसके, मोल अंश के समानुपाती होगा, यानी विलय के मोल अंश के समानुपाती होगा। मोल अंश क्या होता है, तो जिसका निकालना है मोल अंश उसका मोल में कुल मोल से भागा दिया जाता है, बस सिंपल। जिसका भी निकालना है उसका मोल में कुल मोल से भागा दिया जाता है। अच्छा बताओ, तो जब हम इसको x2 का मान को हम यहाँ पे रख देंगे तो समानुपाती है, आप समानुपाती हटाओगे तो ये दोगे। तो पहले तो आप इसे नोट करो। अब जब आप इसे नोट कर लिए तो देखेंगे क्या कि अब आप यहां पे समझिए कि अगर तनु विलयन है, आप बताओ तनु विलयन है तो तनु विलयन यानी पंचुछुर विलयन। पंचुछुर विलयन का मतलब कि पानी बहुत ज्यादा अनिमक तरी सा कम, विलय तरी सा पंचुछुर है, समझ रहे हैं, पंचुछुरियन बना है। तो वही विलयन हम पंचुछुर हो यानी तनु विलयन हो, तो तनु विलयन की स्थिति में क्या होगा, N2 बहुत कम होगा, N2 बहुत 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 कम होगा किससे, N1 से। अब जब N2 N1 से जब बहुत ज्यादा कम होगा तो आप बताओ क्या होगा। N2 N1 से बहुत ज्यादा कम होगा तो तुम ही बताओ क्या होगा। जब N2 बहुत 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 कम होगा N1 से तो आप बताओ क्या होगा, बताओ बाबू। तो N2 को नगण्य मान लेंगे, जा सकता है, N2 को नगण्य माना जा सकता है।
अब जब N2 को आप नगण्य मान सकते हो तो क्या करोगे जल्दी बताओ। N2 को कैसे नगण्य मानेंगे, तो क्योंकि N2 बहुत कम है। जब नगण्य मानते हैं तो कहाँ मानेंगे, भागा में मानेंगे, गुना में मानेंगे कि जोड़ और घटाव में मानेंगे। तो आप कई बार बोले हैं कि जब किसी को नगण्य करना है तो केवल जोड़ और घटाव में नगण्य कर सकते हैं, हम लोग गुना और भागा में नगण्य नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये गुना में इसलिए नगण्य नहीं कर सकते हैं, जब भी करना हो तो हम इसको जोड़ वाला में करेंगे। तो बताइए क्या होगा, डेल्टा TF बराबर के N2 बाई N1। ये तो हम समझते हैं, आप लोग जान गए। अब बताओ यहाँ पे N2 क्या है, तो N2 क्या है बाबू, तो विलय का मोल से निकाले तो उसका मोल ऊपर है, इसका मतलब N2 विलय का मोल। अच्छा N1 क्या है बाबू, जल्दी बताइए ना आप, N1 क्या है जल्दी बताओ। तो जब विलय का मोल है तो N1 विलायक का मोल होगा, विलायक का मोल होगा। अच्छे सर विलायक का मोल कैसे निकलेगा, तो जिसका निकालना है, जैसे विलायक का निकालना है तो विलायक का द्रव्यमान ऊपर, विलायक का द्रव्यमान में इसको हम W1 कर दें। अब जैसे निकालना है तो उसको हम लोग विलायक का अणु द्रव्यमान से भागा दे देंगे। हम कई बार बताए हैं कि जिसका भी मोल निकालना होता है उसका द्रव्यमान में उसके अणु द्रव्यमान से भाग दे देते हैं, तो विलायक का अणु द्रव्यमान से भाग दे देते हैं। इसको M1 कर लो। अब आप बताओ, यानी कि N1 बराबर क्या कर लेंगे, W1 बाई M1। अच्छे अब ये बताइए, इस N1 का मान यहां पर रख सकते हैं कि नहीं, आप इधर तो नोट कर चुके होंगे, तो अब उसको जब नोट कर चुके होंगे तो उसको हम हटा सकते हैं। जब हम हटाएंगे तो क्या होगा बाबू, तो देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा। अब यहां पे क्या होगा, अब बताओ डेल्टा TF बराबर के है, ये दे देंगे, N2 है N2 दे देंगे, और ये N1 के बदले W1 बाई M1, तो यहां पे बट्टा में W1, तो ये कहां चला जाएगा M1। यदि इस विलायक का द्रव्यमान को हम जो विलायक का ये द्रव्यमान लिए हैं 1 kg में, यदि 1 kg विलायक में, अर्थात विलायक अर्थात W1 बराबर 1 kg हो में विलय का N2 मोल खुला है, यानी कि प्रति केजी विलय में क्या होगा, प्रति केजी प्रति केजी विलायक में मोलों की संख्या को प्रति केजी विलायक में मोलों की संख्या को आप क्या बोलते हो, मोललता। इसका मतलब अर्थात N2 बाई W बराबर M मोललता है। यानी N2 बाई W क्या होगा, मूलतः होगा, ये W किसमें होना चाहिए, 1 kg होना चाहिए। तो आप बताओ डेल्टा TF बराबर क्या हो, डेल्टा TF बराबर K इंटू M1 इंटू M बराबर M है, मूलतः है। आप जानते हो M1 जो है विलायक का अणुद्रव्यमान स्थिरांक है, विलायक का अणुद्रव्यमान M1 स्थिर होता है, अणुद्रव्यमान क्या है, स्थिर होता है। तो आप पहले इसे नोट कर लो। अब जब हम स्थिर होता है इसका मतलब
इसका मतलब कि K इंटू M1 जो होगा, K इंटू M1 बराबर स्थिरांक का है सर, स्थिर का स्थिरांक और स्थिरांक का गुणनफल स्थिरांक होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं KF। क्या बोलेंगे इसको? KF। और ये हमारा हो जाएगा ये डेल्टा TF बराबर KF, और ये हो जाएगा M। यही तो हम आपको प्रूफ करना था, यही है हमारा प्रूफ। आप इसे नोट कर लो, बहुत आसान सा है। अब देखिए, अब आपको बता देते हैं कि आपसे पूछेगा कि हिमांक में अवनमन अणुसंख्या गुणधर्म है तो क्यों, हम यहीं से पकड़ेंगे। पहले आप इसे नोट कर लिए, तो नोट कर लिए ना। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन अणुसंख्या गुणधर्म है क्यों? गुणधर्म है क्यों, ऐसा बोल देगा, क्यों का क्वेश्चन लगा देगा। तो क्यों है ऐसा भैया? तो हम क्या जानते हैं, देखिए आप यहां पे डेल्टा TF बराबर KF M है। अब यहां पे हम क्या जानते हैं, डेल्टा TF KF, अच्छा M बराबर हम क्या जानते हैं, M बराबर क्या जानते हैं? देखिए M बराबर, अर्थात M बराबर यानी कि विलय के मूल N2 अब बट्टा में ये क्या है, W क्या है, विलय का द्रव्यमान उनकी इसमें kg में, kg में, यानी कि आप यहां N2/W भी कर सकते हो। अच्छा एक चीज बता देते हैं, ये डेल्टा TF बराबर KF तो होगा। अब N के बदले विलय का मोल कर दे, अब बट्टा में विलय का द्रव्यमान, वो भी किस में रहना चाहिए, kg में, kg में। अब आप बताओ कि अब हम समझो कि 1 kg में ये स्थिरांक है, मान लो ये स्थिरांक 1 के लगभग है, ये स्थिरांक 1 के लगभग है। इस ब्लैक का जल के लिए 1.86 होता है, हम 1 मान लेते हैं इसको। अगर हम 1 kg ब्लैक में 1 मोल खोलेंगे तो डेल्टा TF 1, चूंकि ये 1 होगा, 1 kg है, 1 है तो 1 ही ना है बाबू, डेल्टा TF 1। अगर यही चीज अगर हम 1 kg ब्लैक में 2 मोल घुले तो 2/1, 2 गुने 1 बराबर 2, यानी डेल्टा TF 2 हो जाएगा। अगर 3 मोल घोले तो डेल्टा TF 3, यानी हिमांक में कभी 3, यानी 4 मोल घोले तो हिमांक में कभी 4, 5 मोल घोले तो हिमांक में कभी 5, 6 मोल घोले तो हिमांक में कभी 6, 7 मोल घोले तो हिमांक में कभी 7। इसका मतलब डेल्टा TF किस पे निर्भर करता है, विलय के मोलों की संख्या, और जो भी चीज विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है उसे अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। तो बताइए हिमांक में अवनमन अणुसंख्या गुणधर्म क्यों है, तो क्योंकि ये विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। तो हम सीधे लिखेंगे यहां पे लिखेंगे हम लोग, चूंकि हिमांक में अवनमन विलय के मोलों की संख्या पर, विलय के मोलों की संख्या पर, विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है।
विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी जितना विलय का मोल होगा उतना ही डेल्टा टीएफ होगा, यानी हिमांक उतना ही ज्यादा कम होगा। दिमाग में बैठा ले, मोल की संख्या यानी कि मोल की संख्या नहीं, उसका कण की संख्या बढ़ा दो। जितना ज्यादा द्रव, जैसे मोल की संख्या सर आप तो बोले द्रव्यमान में, द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो हम बोले भैया द्रव्यमान बढ़ाओगे तो कौन बढ़ेगा, तभी द्रव्यमान बढ़ेगा, उस कणों की संख्या बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे दिमाग में बैठा लो कि जितना ज्यादा उसके कणों की संख्या बढ़ेगा, और मोलों की संख्या यानी कि कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः यह एक अणु संख्यक मूलधर्म है। अतः यह एक अणु संख्यक मूलधर्म है। पहले आप इसे नोट कर लो, आप इसे नोट करो। अब देखो बाबू, अब यहां पे हिमांक में अवनमन से विलय का अणु द्रव्यमान का गणना करने के लिए बोलेगा। तो विलय का अणु द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे, तो आप उसके लिए अब एक नया टॉपिक कर लिया जाए। देखिए हिमांक में अवनमन से विलय का अणु द्रव्यमान का गणना, यानी कि हिमांक में अवनमन से विलय का अणु द्रव्यमान की गणना करना है। कैसे करेंगे? आप क्या जानते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं डेल्टा टीएफ बराबर के एफ एम, कई बार बोले, इसको प्रूव भी कर चुके हैं। अच्छा एम क्या है बाबू? एम क्या है? विलय का मोलों की संख्या, बटा विलय का द्रव्यमान केजी। अच्छा इसको हम कैसे और भी बराबर कर सकते हैं? तो विलय का मोलों की संख्या जो है, हम मोलों की संख्या बराबर हम क्या कर सकते हैं? विलय का द्रव्यमान बटा विलय का अणु द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा विलय का अणु द्रव्यमान भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है बाबा, इसमें क्या करना है कि विलय का मोल की संख्या कैसे निकालेंगे। तो विलय का मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं कि विलय का द्रव्यमान निकालना होगा पहले। इसको W2 से सूचित कर रहे तो कर लेते, बट्टा विलय का अणु द्रव्यमान, इसको हम किससे सूचित कर रहे हैं? M2 से कर रहे हो। अच्छा ये तो विलय के मोलों की संख्या हो गया। अब इसको बट्टा में करेंगे तो ये विलय का द्रव्यमान करना होगा, तो बट्टा को हम पलटेंगे तो यहीं पे लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं विलय का द्रव्यमान केजी में, विलय का द्रव्यमान केजी में, इसको W1 कर दें। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं बाबू, एम बोले तो W2, ऑलरेडी इसको सब पढ़ा जा चुका है पीछे क्लास में। विलय का अणु द्रव्यमान M2 गुणे विलय का द्रव्यमान केजी में W1 केजी में। अब ये M जो है, M के बदले अच्छा अब एक ही बताइए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस M को यहां रख सकते हैं, तो डेल्टा TF बराबर W2 KF W2 बाय M2 इंटू W1 किसमें? केजी में। अब यहां पे एक बात करना है हमको, अब यहां पे बात करना है
अब यहां पे एक चीज बात करना है कि ये m हमको m नहीं निकालना है, हमको यहाँ पे विलय का अंश द्रव्यमान निकालना है m2। तो m2 के लिए हम यहाँ पर रख देंगे, तो m2 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, m2 ही तो निकालना है। m2 बराबर kf W2 बट्टा में m2 इधर गया, ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा TF इंटू W1, ये kg में। अब ये बताइए इस सूत्र के से m2 नहीं निकाल सकते हो का, यानी इस सूत्र के द्वारा m2 का गणना किया जा सकता है, यानी इस सूत्र के द्वारा हम m2 का गणना कर सकते हैं। तो आप इसे बाबू नोट करें। अब देखिए, अब हम लोग क्या करें, कभी कभी आपसे थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मागतिकी से भी आपको सवाल मिला के दे देता है। देखिए क्या कर देगा कि गलन की इंथैल्पी से गलन की इंथैल्पी से मोलल अवनमन स्थिरांक kf का गणना करते हैं, यानी मोलल अवनमन स्थिरांक से कैसे गणना करेंगे, आप इसको थोड़ा सा समझो। देखिए गलन की इंथैल्पी से मोलल अवनमन स्थिरांक का गणना करना है, तो देखो यहां पे क्या है कि kf बराबर r तीनों का स्क्वायर बट्टा में 1000 LF होगा, एकदम हूबहू उसी तरह का है जैसे कि क्वाथनांक में उन्नयन जैसा बताए थे। यहाँ पे के भी किए थे और यहाँ पे भी किए थे, वहां पे वाष्पन था, यहाँ गलन है बस, वहां पे वाष्पन है, यहाँ पे गलन है बस, और कुछ नहीं, सेम चीज है भैया। अब देखिए LF बराबर क्या होता है, तो डेल्टा HF अब बट्टा में M1। अब इस LF का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा कि F बराबर हो जाएगा R T नोट का स्क्वायर बट्टा में 1000 डेल्टा HF यहाँ पे M1। आप आपको एक चीज बता रहे हैं हम आपको कि अगर क्वाथनांक में उन्नयन को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्वाथनांक में उन्नयन को आप अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो हिमांक में अवनमन आप समझ गए हो तो बस उसी से रिलेट कर दोगे। बाबू स्मार्ट जब तक नहीं पढ़ाई पढ़ोगे, ये स्मार्ट पढ़ाई का जमाना है, अब जब तक स्मार्ट पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तब तक आप नहीं आगे बढ़ सकते हो। आप ट्रेडिशनल पढ़ाई जैसे पुराने जमाने में पढ़ा जाता था, हर एक चीज को रटा जाता था, रटना नहीं है, बस सिंपली आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, बस समझ लो। अब यहाँ पे क्या है कि T0 क्या है, यहाँ पे तो हम बार बार बोले हैं T0 क्या है, T0 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो T0 क्या है, तो बाबूरे विलायक का यानी शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक। अच्छा LF क्या चीज है, प्रति ग्राम विलायक का गलन का गुप्त ऊष्मा तो सर डेल्टा HF क्या है, हम बोले बाबू रे
यहां पे प्रति ग्राम है, प्रति केजी हो जाएगा, बस सिंपल, और कुछ नहीं है, प्रति केजी हो जाएगा, यानी प्रति केजी, ओहो प्रति मोल, सॉरी प्रति मोल विलायक का गलन का गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। अच्छा, अब एक चीज और, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है कि आप एमोन क्या है बाबू, तो एमोन क्या है, विलायक का अणुद्रव्यमान, विलायक का अणुद्रव्यमान। अच्छा आज क्या है, अब विलायक का अणुद्रव्यमान है, आप बताओ विलायक का अणुद्रव्यमान है, ये सब तीनों है, तो आप यहां पे ये चीज जान गए कि LF डेल्टा TH डेल्टा HF ये सब है, तो आप यहां पे जान गए हो, तो आप इन लोगों का मान दिया हुआ रहेगा तो केव तो आसानी से निकल सकता है, तो ध्यान रहे। तो आप देखिए केव का मान केवल और केवल देखिए, ये विलायक, ये भी विलायक, ये भी विलायक, ये भी विलायक, यानी केव का मान केवल विलायक पे निर्भर करेगा। अगर विलायक बदल देंगे तो केव का मान बदल जाएगा, दिमाग में बिठा ले। अगर केव का मान केवल और केवल विलायक पे निर्भर करेगा, विलायक सेम है तो केव का मान सेम होगा, विलायक बदलेंगे न्यूमेरिकल बनाने वक्त, तो इस बात को ध्यान रखो कि केव का ज्यादा टेंशन नहीं करना है कि अगर विलायक परिवर्तित करता है तो केव का मान परिवर्तित करेंगे, अन्यथा केव का मान क्या रहेगा, वही रहेगा। बार बार हम बोल रहे हैं केव का मान केवल किस पर निर्भर करेगा, तो विलायक पर। विलायक अगर बदलेगा तो ही आपका केव का मान या केवी का मान बदलेगा। अब यहां पे आर क्या है, आर गैस स्थिरांक, आर क्या है, गैस स्थिरांक है। अब इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, आर का मान तो आप लोग जानते हो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब ये कब होगा, इसका मान कब करेंगे, जब LF तथा डेल्टा HF जूल में दिया हो, किस में दिया हो, जूल में। अब जब जूल में हो तो आर का मान 8.314 का प्रयोग करेंगे। तो पहले तो आप इसे उतारो, इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा, और यहां पे कौन क्या क्या चीज है उसको हमने लिख दिया, पहले आप इसे नोट करिए। अब देखिए यहां पे क्या होगा, हिमांक में अगर अवनमन हो रहा है, हिमांक में अवनमन हो रहा है, अगर हिमांक में अवनमन हो रहा है तो उसका अनुप्रयोग क्या होगा, कहां कहां उपयोग लगा सकते हैं हिमांक में अवनमन का अनुप्रयोग। अच्छा, आप कश्मीर चले जाओ, आप कश्मीर चले जाओ, कश्मीर में जानते हो कि जाड़े के दिनों में वहां का ताप माइनस में चला जाता है। आप तो जानते हो कि माइनस में चला जाता है, इसका मतलब कि सारा पानी बर्फ जम जाता होगा। अब आप कार में पानी जो डालते हो, वो अगर पानी डाला हुआ है, अब जल डाला हुआ है, वो तो कार के डिपार्टमेंट में बर्फ जम जाएगा, तो इसका मतलब कार चलाना तो संभव नहीं है जाड़े के दिनों में। वहां पे बाबू संभव हो गया, वहां पे क्या किया जाए, हिमांक में अवनमन, यानी कि शून्य से नीचे वातावरण में अगर कार चलाना संभव हुआ है तो हिमांक में अवनमन के द्वारा, अगर हिमांक में अवनमन, अगर उसका हिमांक में अगर हम कमी कर दिया जाए, यानी कि जहां पे पानी अगर 0 डिग्री सी पे जम रहा था, अगर हम उसको -10 डिग्री सी कर दे तो अब -10 डिग्री सी ताप आएगा तो नहीं जमेगा, -8 डिग्री सी पे थोड़ी जमेगा। तो हम क्या करेंगे कि 0 डिग्री सी से उसका ताप को, हिमांक को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो विलय डालते हैं, और यहाँ पे हिमांक में
हिमांक में अवनमन के लिए हम इथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं। किसका? इथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इथिलीन ग्लाइकोल को प्रतिहीन पदार्थ भी करते हैं। प्रतिहीन पदार्थ, एंटीफेज, यानी कि शून्य से नीचे 0 डिग्री सी से, ऐसे करेंगे, 0 डिग्री सी से नीचे वातावरण में हिमांक में अवनमन के द्वारा ही कारों को दौड़ाना संभव हुआ है। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इसके लिए सामान्यतः क्या यूज करते हैं जल्दी बता दो। इथिलीन ग्लाइकोल प्रतिहीन पदार्थ, इसको क्या कहते हैं बाबू? प्रतिहीन पदार्थ का प्रयोग करते हैं। अगर इथिलीन ग्लाइकोल डाल देंगे तो उसका हिमांक में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। जब उसका हिमांक में कमी हो जाएगा तो बर्फ जमेगा ही नहीं, तो कार दौड़ेगा आसानी से। अच्छा, एक क्वेश्चन, बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि रोड से, सड़क से बर्फ को हटाने के लिए NaCl या CaCl का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो बताइए, यानी सड़क से बर्फ को हटाने के लिए क्या करते थे बताओ? सड़क से बर्फ को हटाने के लिए NaCl या CaCl2 का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा बोला जाए क्यों? तो ऐसा क्यों प्रयोग किया जाता है? भैया आपको ये विलय है, आप बताओ, विलय है तो विलय तो हिमांक में अवनमन कर देता है, हिमांक को घटा देता है। तो बताइए, जब जल का हिमांक घट जाएगा तो जो बर्फ है पिघलने जाएगा, और यानी पानी होना चाहेगा, और पानी हो जाएगा रोड साफ हो जाएगा नहीं, क्योंकि यह जल के हिमांक को कम कर देता है। जल के हिमांक को क्या कर देता है? कम कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें बताओ क्या होगा? जिसके परिणाम स्वरूप बर्फ पिघल जाता है। जब उसका हिमांक कम हो गया तो आसानी से बर्फ पिघल जाता है और सड़क साफ हो जाता है, बर्फ से साफ हो जाता है। तो आप इसे नोट कर लो। अब देखो बाबू, इसका थ्योरी तो खत्म हो गया, अब इस पे न्यूमेरिकल बचा है। अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल देखिए, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, दोनों का न्यूमेरिकल एक साथ बात करेंगे। हम लोग दोनों का न्यूमेरिकल एक साथ बात करेंगे कि कैसे दोनों का न्यूमेरिकल बनाया जाएगा।
नहीं, आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।